हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र है दृष्टि 2024 यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या यूपी के जो अदर्स एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी स्पेशल है, राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश। और ये ना सभी एग्जाम्स, सभी जो भी टॉपिक्स हैं, जो सभी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आती है, जैसे कि हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी और भी बाकी के जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, उन सभी का भी आता है। तो ये यूपी स्पेशल है। इसमें हमने कुछ पोर्शन कर लिया था, अब उसके आगे का देखते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधी हो गया था, ये भी हो गया है। उत्तर प्रदेश मंडल, कितने मंडल है? 18 मंडल है और 72 क्या है? डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये भी हो गया था, जो फर्स्ट पार्ट था इसका। अब यहाँ से नेक्स्ट है जैसे भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। इसमें देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य के 3 भाग थे। जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में ही शामिल था 2000 से पहले। तो गठन से पहले इसके क्या थे? 3 भाग थे। कौन कौन से? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र, जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। जो भी पर्वतीय क्षेत्र था, क्योंकि उत्तराखंड है वहाँ पर क्या है? पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र अलग हो गया था। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से अलग हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। जो भाबर तराई क्षेत्र है, जो ऊपर, जो बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी, ऊपर जो वाला पार्ट आता है, वही भाबर और तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किस किस में? भाबर एवं तराई का प्रदेश। नंबर 2 है गंगा यमुना, नंबर 2 है यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान, और नंबर 3 है दक्षिण का पठारी प्रदेश। 3 भागों में किसको? उत्तर प्रदेश को वर्तमान। अब यहाँ पर ये पूछा भी जा सकता है, 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी डाला जा सकता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र तो किसमें चला गया था? पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया था, उत्तराखंड के गठन के बाद। तो इसमें यहाँ पर भाबर एवं तराई का प्रदेश है। और बांगर और खादर क्या होता है इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों की डेफिनेशन, गंगा यमुना का मैदान है और यहाँ पर है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसमें यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की अवस्थिति जैसे भूगर्भिक दृष्टि है, यहाँ पर प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग क्या है? ये जो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड था उसका क्या है? यहाँ पर यह भाग है। और दक्षिण भारत, जो दक्षिण पठारी भाग है, वो दक्षिण में स्थित है। प्रादीपीय भाग का ये अंग है। प्रादीपीय जो दक्षिण में स्थित है पठारी भाग, वो किसका है? प्रादीपीय भाग का अंग है। ये पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित जो पठारी भाग है वो किसका भाग है? प्रादीपीय भाग का ही अंग है। और इसका जो अक्ष है, अक्ष देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश के मध्य 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जो इसका अक्ष है। और कुल अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, कुल अक्षांशीय विस्तार, और ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। 7 डिग्री 36 मिनट है। जो कुल अक्षांशीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 36 मिनट। अब इसमें देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। ये हमने पहले भी ऊपर पढ़ लिया है। यहाँ पर है 77 डिग्री 30 मिनट, ये पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, जो देशांतरीय विस्तार है। इसमें आगे कुल देशांतरीय विस्तार कितना है और जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो कितना है? यहाँ पर 7 डिग्री 36 मिनट, और जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। ये है। अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है प्राकृतिक प्रदेश। जो प्राकृतिक प्रदेश मतलब कि मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में बांटा हुआ है। ये हमने अभी पढ़ ही लिया है। भाबर और तराई का प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार, जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है वो। अब भाबर क्षेत्र क्या है यहाँ पर? जैसे कि पर्वतीय भूभाग कंटर, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उससे निर्मित। भाबर क्षेत्र यहाँ पर पर्वतीय भूभाग होगा, और कंकड़ पत्थर, जो भाबर का नाम आ जाए जहाँ पर भी, वहाँ पर यही आता दिमाग में कि कंकड़ पत्थर से वो निर्मित है। अब इसका विस्तार कहाँ पर होगा? विस्तार कहाँ पर होगा? जैसे कि जो भाबर क्षेत्र है इसका बिजनौर में, सहारनपुर, पीलीभीत, शाजापुर और लखीमपुर खीरी जिलों में होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर विस्तार दे दिया, मतलब कि कहाँ पर ये फैला हुआ है जो भाबर क्षेत्र है। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं तराई क्षेत्र का विस्तार। तराई क्षेत्र का, ये तो भाबर क्षेत्र का विस्तार था। अभी इसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखना है कि भाबर क्षेत्र का विस्तार कहाँ पर है। 1-2 बार इसकी बस रीडिंग कर लेनी है।
तो ये वहाँ पर माइंड में आ जाएगा और क्वेश्चन ना सही हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर बोला हुआ है तराई क्षेत्र का विस्तार। तराई क्षेत्र का विस्तार देख लेते हैं कहाँ पर है, कुशीनगर में भी, देवरिया में भी। जो ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, जो बिहार का और जो नेपाल से नीचे वाला उत्तराखंड के आसपास का जो एरिया है वही वाला, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। ठीक है, ये वाले यहाँ पर क्या है, तराई क्षेत्र का विस्तार है इन सभी में। तो वहाँ पर ना क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, इसमें जो ऊपर वाले राज्य है ना वहाँ से जो उनकी सीमा लगी हुई है तो वही होगा तराई क्षेत्र का विस्तार। अब यहाँ पर गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश कौन से हैं? जो गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश हैं, विस्तृत मतलब कि जो ज्यादा भाग में फैले हुए हैं, उनका बताना है। 3 उप विभाग हैं, कौन कौन से? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। यहाँ पर गंगा यमुना का एक तो उत्तरी मैदान हो गया, एक गंगा का पूर्वी मैदान हो गया, और गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश है, एक तो मध्य वाला और एक ऊपर वाला और एक पूर्वी मैदान। अब पठारी यहाँ पर है, दक्षिण का पठारी प्रदेश जो होगा, दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब देखो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पठार कहाँ पर होगा? जो बुंदेलखंड है, ठीक है, वही वाला जो एरिया है वही क्या, पठार है। और वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग का अंग है वो। अब विशिष्ट यहाँ पर क्षेत्रफल देख लेते हैं, इसमें विशिष्ट तथ्य दिए गए हैं जो स्पेशल फैक्ट है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दे दिया इसमें? 4,05,200, ठीक है, 4,05,200 वर्ग किलोमीटर। और जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 300 मीटर है। और सीमित क्षेत्र यहाँ पर कितना है? बुंदेलखंड बघेलखंड के भूभाग होंगे। जो बुंदेलखंड है और यहाँ पर बघेलखंड है उसके क्या हो जाएंगे? भूभाग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? और जो यूपी स्पेशल है ना उसके क्वेश्चंस आते भी हैं और अदर्स क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है अगर इन चीजों का हमें पता हो तो। हाँ, इसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है? उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, किसमें आता है ये? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी? मानसून भी होगा और कैसी होगी? गर्मी भी होगी, उष्ण कटिबंधीय होगी। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है। तराई क्षेत्रों में क्या होगी? यहाँ पर नमी होगी, ठीक है, नमी, क्योंकि जो हवा होती है ना उसमें नमी होती है, वो सूखी नहीं होगी, जो एयर होती है वो सूखी नहीं होगी, जबकि उसमें क्या होगी? नमी होती है। और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतुओं में नमी बिल्कुल नहीं होती है। जो दक्षिण पठारी क्षेत्र होंगे उसमें ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल भी नहीं होगी, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। कपड़े जब तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यही होता है, क्योंकि हवा जो होती है उसमें नमी नहीं होती है, इसलिए वो क्या करती है? हवा जो होगी नमी को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी, इसलिए जैसे कपड़े हम सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में ठंडी की अपेक्षा, यही है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं होगी। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कृषि जलवायु कितने हैं? 9 है, ठीक है, 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। ये क्वेश्चन आया भी है और अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था ना उसमें भी आई थिंक आया था ये। अब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश, जैसे कि यहाँ पर आर्द्र मतलब कैसा हो गया? नमी वाला हो गया, और उष्ण हो गया जो गर्म होगा। इसमें यहाँ पर तराई क्षेत्र भी होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। इसमें जो आएंगे क्या, कौन कौन आएंगे? एक तो तराई क्षेत्र आ जाएगा और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जैसे कि बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब आ जाएगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आर्द्र में और उष्ण प्रदेश में। अब इसमें साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश देखते हैं तो इसमें क्या जाएगा? मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे। जो भी उत्तर प्रदेश जलवायु प्रदेश हैं उसमें ये 2 प्रकार की देती है, और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे वो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। हाँ, अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में। अब यहाँ पर सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड कब किया जाता है उत्तर प्रदेश में? ग्रीष्म ऋतु में, मई और जून के माह में, मई और जून के महीने में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा। और मुख्य अवधि क्या होती है इसकी? जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से लेकर जून तक होती है। तो अभी जून, आज 24 डेट है, ठीक है, 24 जून है, तो अब जून खत्म होने वाला है, फिर क्या आ जाएगी? वर्षा ऋतु आ जाएगी। अब ये ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर खत्म होने वाली है अब 6-7 दिनों में। अब अधिकतम औसत तापमान, इसमें अधिकतम जो तापमान जाता है औसत निकाला है हमने यहाँ पर, जो भी गर्मी के यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हो गए। अब 4 महीने में किस दिन का कौन सा टेम्परेचर है सबको जोड़ लेंगे, और जितने भी काउंट करके दिन थे, ठीक है, 4 महीने का
3 4 दिया 12, मतलब कि 120 देश का क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाता है वो। अधिकतम जो औसत तापमान गया है यहाँ पर 36 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड गया है। और अगर न्यूनतम औसत तापमान की बात करें तो कितना, 21 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड गया है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये ध्यान रखना है, ये आ सकता है। सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पर गर्मी जो होती है वो कहाँ कहाँ पर होगी। अब देखो, हमने सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र की बात की तो बुंदेलखंड है, तो गर्मी कहाँ पर होगी, तो झांसी में होगी, क्योंकि झांसी भी तो कहाँ पर होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र रीजन में ही आता है। झांसी और आगरा में होगी। और न्यूनतम गर्मी कहाँ पर होगी, बरेली में होगी। और न्यूनतम गर्मी कहाँ पर होगी, बरेली में होगी। और अधिकतम गर्मी कहाँ पर होगी, झांसी आगरा जिलों में होगी। न्यूनतम गर्मी कहाँ पर होगी, बरेली में होगी। और जो लू होती है, ये जो लू है एक स्थानीय पवन है ये, जो गर्म हवा, इसमें क्या होती है, गर्म हवा चलती है, जो और भी पूरे देश, मतलब कि पूरे विश्व में और भी स्थानीय पवनें जैसे कि चिनूक हो गया, सोरक्को हो गया, हरमट्टान हो गया। अब भारत में कौन सी चलती है, ये नॉर्थ इंडिया में चलती है लू, तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये पश्चिम की तरफ से चलती है। ठीक है, तो कैसी होंगी, ये गर्म हवाएं होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें देखिए प्रमुख ऋतुएं यहाँ पर तीन ऋतुएं हमने बात कर ली है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जो कब से कब तक थी, यहाँ पर मार्च से लेकर मध्य जून तक, तो ये तो खत्म ही हो गई, मध्य जून तक बोला हुआ है, तो ये तो अब हो गया है। अब यहाँ से क्या चल गई है, वर्षा ऋतु चल गई है, क्योंकि 1 जून को केरल के तट पर मानसून आ जाता है, तो फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है उत्तर की तरफ को। तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की हमने बात कर ली, वर्षा ऋतु और फिर शीत ऋतु है। तापमान क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर वृद्धि होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो किसमें, यहाँ पर देखते हैं आप शीत ऋतु, जब शीत ऋतु होगी, शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा अवधि क्या होगी शीत ऋतु की, अक्टूबर से लेकर फरवरी होती है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, शीत ऋतु की क्या होगी, अक्टूबर से लेकर फरवरी होगी। और सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है तापमान जो होगा उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। जो तापमान होगा, शीत ऋतु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, शीत ऋतु की, जब तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर में हो जाएगा तो क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी तापमान में, शीत ऋतु में। अब ये शीत ऋतु यहाँ पर शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा होगी। और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा की प्राप्ति भी होती है शीतकालीन। ठीक है, कब, शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा। ठीक है, चक्रवात जो आते हैं, शीतकालीन चक्रवात, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो लैंड पर नहीं आते, मतलब भूमि पर नहीं आते हैं, वो पानी में ही आते हैं। और जब जैसे अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और वो भूमि से टकराएंगे तो क्या हो जाती है, उनकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो शीतकालीन चक्रवात है यहाँ पर, इनसे क्या होती है, वर्षा भी होती है 7 से 10 सेंटीमीटर के करीब करीब। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर जो वर्षा ऋतु है, हमने शीत ऋतु की बात कर ली, ग्रीष्म ऋतु की भी, और अब देख लेते हैं यहाँ पर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है, इसकी जो अवधि होगी वो कौन सी होगी, जून से लेकर अक्टूबर होगी। ठीक है, जून का जो अंतिम सप्ताह होगा, जो अब चल रहा है ना, जून का अंतिम सप्ताह, तो इससे ही स्टार्ट हो गई है वर्षा ऋतु। और ये कब तक होगी, अक्टूबर तक होगी, क्योंकि अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। अब सर्वाधिक जो वर्षा होगी कब होती है, वो जुलाई और अगस्त में, मतलब कि आने वाला है यह मंथ। ठीक है, जुलाई और अगस्त में हो जाएगी। अधिकांश वर्षा जो होगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ पर साउथ वेस्ट, ये यहाँ पर ऐसे चला जाता है, कुछ जो मानसूनी हवाएं होंगी और कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे घूम के जाएगी। तो यहाँ पर जो यूपी है उसमें क्या होगी, यहाँ पर जैसे ये था, देखो जैसे यहाँ पर हमने सपोज कर लिया ये भारत है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून बोला है, तो ऐसे जाएंगी, ऐसे भी जाती है और ऐसे भी मुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर भी इसमें बारिश नहीं होती है। यहाँ पर तो बारिश होगी, लेकिन इस वाले रीजन में बारिश नहीं होगी, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये पश्चिमी घाट से नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी जो शाखा होगी ऐसे घूम के जो जा रही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर उत्तर प्रदेश और झारखंड ये पड़ जाता है ना, बिहार, तो इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ जाता है मानसून। ये ऐसे 1 जून को यहाँ पर आ जाता है केरल के तट पर, तो फिर धीरे धीरे ये ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाएगा, कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है। और यहाँ पर अधिकांश वर्षा इसी से ही होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होगी। और लगभग जो 60% वर्षा होगी
होगी वो जुलाई एवं अगस्त में ही होगी। यहाँ पर बोल भी दिया है सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कब होती है, जुलाई और अगस्त के माह में होगी। तो लगभग 60% वर्षा जो होगी वो जुलाई एवं अगस्त माह में ही होगी। और जो औसत तापमान होगा ना, अधिकतम तापमान कितना होगा, 32 से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, किसमें, वर्षा ऋतु में, ठीक है। और न्यूनतम कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जो सबसे अधिक वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र 2021 में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, 2021 के अनुसार यहाँ पर कौन सा है, अलीगढ़ है। हाँ, कौन सा है यहाँ पर, अलीगढ़ है 2021 के अनुसार। अब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिला तो कौन सा है, वर्षा वाला सोनभद्र, और न्यूनतम अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम, हमने ऊपर इसको पढ़ लिया, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी है उसकी शाखा से ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा औसत तापमान पाया जाएगा वो कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड, ये भी हमने देख ही लिया है। और ये कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान मिलता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में यहाँ पर बोला हुआ है, कर्क रेखा का भी पता होना चाहिए, भारत का भी और पूरे वर्ल्ड का भी, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया, तीनों का। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी, कहाँ पर, इसमें ऊपर भी बोला हुआ है, झांसी एवं आगरा, सबसे ज्यादा तो यहाँ पर पड़ती है गर्मी, झांसी और आगरा में, और सबसे कम कहाँ पर पड़ती है, बरेली में, ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी झांसी और आगरा में, और सबसे कम बरेली में पड़ती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ता जाता है, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ को क्या होगा, तापमान में वृद्धि होती चली जाती है। ये वही फैक्ट है जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिए थे, ठीक है, सारे वही है। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ, जो संगठित नहीं होते, संगठित मतलब कि जो जुड़े नहीं होते, उन पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन, ठीक है, जो चट्टानों के विखंडन का मतलब होता है टूटना फूटना, ठीक है, वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों, जो वनस्पति होंगी उसके अवसादों के योग से ही ये बनती है। किसी भी क्षेत्र की जो मृदाएं होंगी, पैतृक चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, जो ढाल होता है ना, स्लोप, वही उसकी तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। अब देखो जो मिट्टी होती है ना, वो लाखों करोड़ों वर्षों में 1 सेंटीमीटर बनती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको डिग्रेडेशन करते जा रहे हैं, उसको पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, कहीं भी पॉलीथीन डाल देते हैं, कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं, मतलब मिट्टी क्या हो रही है, वो डिग्रेडेशन हो रही है, वो क्षरण हो रहा है मिट्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर यही है। अब देखो मिट्टी कितने दिनों में बनती है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर मिट्टी भी, तो यहाँ पर यही बोला हुआ है, दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। और उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके अनुसार, प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में, जैसे कि नंबर 1 है गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उप नूतन मिट्टियां, ठीक है, जो गंगा का विशाल मैदान है ना उसका, और एक तो ऊपर और एक नीचे वाला पार्ट, उसकी जो मिट्टियां हैं। नंबर 2 है दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैलीय या बुंदेलखंडीय मिट्टियां, 2 भागों में इसमें बांट दिया गया है, दक्षिण पठार वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि बांगर मिट्टी है, जो बांगर होता है वो जो प्राचीनतम जलोढ़, ठीक है, प्राचीनतम जलोढ़ होती है, और जो खादर होता है ना वो नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पर हर साल क्या आती रहती है, बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, हर साल मिट्टी आती रहती है, ठीक है, वही होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये बोला हुआ है बांगर प्राचीनतम जलोढ़, कांप, जलोढ़ मतलब होता है कांप मिट्टी वाला क्षेत्र, उसको ही बांगर कहते हैं। और इसमें पिरचुरता मतलब कि क्या क्या इसमें शामिल होगा, फास्फोरस होगा, ठीक है, फास्फोरस होगा, चूना होगा, और यहाँ पर ह्यूमस होगा। ह्यूमस जो होता है भारत की मिट्टी में कम पाया जाता है, ह्यूमस, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ह्यूमस इसको बोल सकते हैं, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जो भी जानवर मर जाते हैं
उनकी जो डेड बॉडीज रह जाती हैं मिट्टी में, मतलब यहाँ पर भारत की मिट्टी में क्या है वो कम मिल पाता है ह्यूमस की मात्रा। तो यहाँ पर प्रचुरता क्या होगी, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस आदि होंगे, और जो कमी होती है वो नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। इसीलिए क्योंकि कमी क्या होती है, नाइट्रोजन पोटास आदि की भी कमी होती है, जैसे कि एन, पी और के। ठीक है, एन, पी, के, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। इसी को ध्यान में रखकर, क्योंकि हमारी मिट्टी में क्या होती है, इनकी कमी होती है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की इनकी कमी होगी, तो जो खेती की जाती है ना उसमें यूरिया जो डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है कि जो मिट्टी है वो कैसी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और जो खेती है वो अच्छा उसमें उत्पादन हो। ठीक है, उसका मतलब यही होता है। अब तो खैर नैनो यूरिया चल गया है और नीम लेपित यूरिया। ठीक है, उसके भी ना बहुत सारे लाभ हैं। जो नीम लेपित यूरिया है उससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, और जो खर्चा है वो भी कम होगा, और वो धीरे धीरे नाइट्रोजन क्या करता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, जो भी फसल होती है उसको धीरे धीरे देता है, नाइट्रोजन की मात्रा की जो सप्लाई करता है। अब इसके अन्य नाम जो होंगे, जैसे कि दोमट हो गया, मटियार हो गया, बलुई दोमट हो गया, और भूंड हो गया, या पुरातन जलोढ़ मिट्टी भी, इसके ये अन्य नाम है। ठीक है, दोमट हो गया, मटियार हो गया। अब ये कहीं भी नाम आते हैं ना, तो यहाँ पर यही समझ जाना है कि क्या है, ये बांगर मिट्टी है। अब उपरहार मिट्टी क्या है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसमें ये एक नाम है उपरहार मिट्टी। किसको बोला जाता है, बांगर मिट्टी को ही बोला जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि खादर मिट्टी क्या है। नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र होगा उसको खादर बोला जाता है, और नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में विस्तार होगा ये। ठीक है, जो नदियों का बाढ़, ठीक है, हर साल आती रहती है ये, तो क्या होगी, उसको खादर बोला जाता है। प्रकृति कैसी होगी, हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त। ठीक है, हल्का रंग होगा, और कैसी होगी, इसमें छिद्र होंगे, छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, होल होंगे, और महीन कण होते हैं इसमें। ठीक है, छोटे छोटे बारीक कण होंगे। ठीक है, अब इसमें खनिज है, जैसे कि खनिज क्या होंगे, प्रचुरता किस किस की होगी, यहाँ पर चूना हो गया, पोटास हो गया, और मैग्नीशियम हो गया। कमी किसकी होगी, नाइट्रोजन की ऑब्वियसली कमी होती है, फास्फोरस की और ह्यूमस की भी कमी होगी। ठीक है, अब जैसे आ जाता है ना, क्वेश्चन भी आ जाता है, और हमें पता है नाइट्रोजन की भी कमी है भारत की मिट्टी में, ह्यूमस की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, और यहाँ पर पोटेशियम की भी कमी है, क्योंकि मिट्टी में जब फसल उगाई जाती है तो उसमें इन चीज़ों को मिलाया जाता है, जिससे जो मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। अन्य नाम जो होंगे इसके खादर के, नूतन जलोढ़ होगी, नूतन का मतलब होता है नया। ठीक है, यहाँ पर जो नई जलोढ़ होगी, बलुआ हो जाएगा, सिल्ट बलुआ हो जाएगा, मटियार दोमट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार, ये क्या होगा। उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रवार मृदा है उसका अपरदन जो होता है, अपरदन। ठीक है, अपरदन, जैसे कि पानी बह रहा है, नदी बह रही थी, और उसके साथ में जो अपने साथ में मिट्टी लेकर आ रही थी, कट के जो मिट्टी आ रही थी, वही यहाँ पर अपरदन होगा। परत अपरदन। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन भी आया था, नली का अपरदन हो गया, परत अपरदन हो गया। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आया था, और ये आता ही है क्वेश्चन सीक्वेंस में आया था। रील अपरदन, नली का हो गया, परत हो गया, इस टाइप से सीक्वेंस लगाने पर आया था। जो अब नली का अपरदन होगा आरओ में, जो अब तो री एग्जाम होगा 22 दिसंबर को, तो जो अभी 11 फेब को हुआ था ना, 11 फेब 2024 को, तो ये इस पर क्वेश्चन आया था, और इसको यहाँ से ना कर भी लेना है इसको, जो भी ये सीक्वेंस में है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पर परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी होगा ये। ठीक है, अब अवनलिका अपरदन विशेष रूप से प्रभावी होगा, वायु अपरदन भी होगा। किस में होगा, वायु अपरदन किस किस में होगा, यहाँ पर ये पश्चिमी क्षेत्र में होगा अवनलिका भी और वायु अपरदन। और उत्तरी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष रूप से प्रभावी होगा उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन। और पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो जलीय अपरदन होगा और यहाँ पर परत अपरदन भी होगा प्रभावी रूप से। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रील अपरदन होगा। ठीक है, रील अपरदन हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में, जो जलीय अपरदन भी होगा और रील अपरदन भी होगा। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखें, यहाँ पर वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, जो वायु अपरदन है, वायु अपरदन से हवा चलती है, उससे अपरदन कौन कौन सा होता है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, मथुरा और आगरा में हो रहा है। जलीय अपरदन से कहाँ पर होगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में ही होगा। देखो जलीय अपरदन वहीं पर होगा जहाँ पर नदियाँ बहेंगी, जहाँ पर जल होगा, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में होगा। उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में टर्सरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र जो होगा वो कहाँ पर होगा, शिवालिक पहाड़ी में होगा। जो टर्सरी मिट्टी है, टर्सरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र किस में होगा, शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में होगा। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी के उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाएगा, डूह मृदा के नाम से जाना जाता है। जो जल प्लावित नदी के किनारे पर जो मिट्टी होगी उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाएगा, डूहा
मृदा के नाम से जाना जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड की जो काली मृदा होती है ना, उसको एक तो रेगुर काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी, और करेल या कपासी मृदा आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन सी हो गई यहाँ पर? रेगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? दोमट बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, क्या कहेंगे यहाँ पर? सिक्टा, करियाल व धनका, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, सिक्टा, करियाल और धनका। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियों को क्या कहा जाएगा? बुंदेलखंडीय मिट्टी कहा जाता है। जो दक्षिणीय पठार है ना, बुंदेलखंड वाला रीजन है, तो उसको क्या बोलेंगे? बुंदेलखंडीय मिट्टी ही कहा जाता है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ठीक है, वायु अपर्दन से देखो ऊपर भी था यहाँ पर, ये मथुरा और आगरा है। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में देख लेते हैं। नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी नदियां? जैसे कि नंबर फर्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियां, यहाँ पर हिमालय से जो निकलने वाली नदियां उनसे। नंबर सेकंड है यहाँ पर गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, जो गंगा का मैदान है ना, वहां से जो नदियां निकल रही हैं उसको भी क्षेत्र में काउंट किया जा रहा है। और प्रादीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको भी। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा और यमुना, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित होता है। देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। ये भी देखते चलना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये हमारे अंदर आ गई ना एबिलिटी, फिर तो ये समझो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा वहां पर। हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गलत ही नहीं होगा। बस जहां से पढ़ रहे हो ना उसमें देख लेना है क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, इनमें क्वेश्चन लगाकर देख लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा, फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो हमने पढ़ा हुआ है। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित होता है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती और सबसे बड़ी कौन सी है उत्तर प्रदेश की? एक तो यमुना जी और गंगा जी, ठीक है। घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, ठीक है। जो कर्मनाशा नदी है ना, वो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती है। कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, धसान उल्लेखनीय हैं। ये क्या है? प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। अब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? जो हिमालय पर्वत से निकल रही हैं नदियां वो कौन कौन सी है? गंडक और राप्ती। राप्ती नदी के किनारे कौन है? गोरखपुर, ठीक है। गंडक और राप्ती, गंगा, घाघरा, रामगंगा, यमुना, काली और शारदा। जो शारदा नदी है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है, ठीक है, सरयू नदी। तो काली नदी को क्या बोला जाता है? शारदा नदी बोला जाता है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? गोमती, ये ध्यान रखना है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहा है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के नाम बताइए कौन कौन सी होंगी। अब इसको इनमें शामिल करके दे देगा, ठीक है। जैसे बोल दिया यहाँ पर गंगा, रामगंगा, सही दे देगा, पांडव दे दिया, तो अब हम सोचेंगे हाँ ये निकल ही रही होंगी, ऊपर से हिमालय से निकल रही होंगी, क्योंकि वहां से तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो हम उस पर क्या करेंगे? टिक कर देंगे कि इसमें चारों हो गए। तो जबकि हमें देखना है कि हिमालय पर्वत से कौन सी निकल रही है और मैदानी भाग से कौन सी नदियां निकल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी है? मैदानी भाग से गोमती नदी, लखनऊ, ठीक है, गोमती, वरुणा, सई, पांडो और ईसन, ठीक है। 5 नदियां यहाँ पर। और हिमालय पर्वत से कौन सी निकल रही थी? इसमें भी यहाँ पर गंडक, राप्ती, गंगा, घाघरा, रामगंगा, यमुना, काली और शारदा, ठीक है। ये है प्रादीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। जो प्रादीपीय पठार है उससे कौन कौन सी नदियां निकलेंगी? प्रादीपीय पठार, जैसे कन्हार, टोंस जो है वो किसकी है? सहायक नदी यमुना की है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यमुना की सहायक नदी है, तो ये यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। सोन तो गंगा की है। अब यहाँ पर क्या है? कन्हार, टोंस, सोन, केन, बेतवा, चंबल और रिहंद। अब यहाँ पर देखते हैं हिमालय पर्वत। यहाँ पर हिमालय पर्वत, इसमें यहाँ पर इसकी डायरेक्शन दी हुई है। जैसे कि ये क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ। जैसे कि ऊपर से देखो गंगा जी आ रही है, ठीक है, गंगा जी आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो राइट वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला राइट पार्ट हो जाएगा क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा। तो राइट वाले पार्ट से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर राइट वाला पार्ट हो गया। अगर ऊपर से देखते हैं तो राइट हो गया और लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर जो राइट में है कौन सी है? गंगा की सहायक नदियाँ। एक तो यमुना हो गई और टोंस और सोन, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी? यमुना, टोंस और सोन। अब यहाँ पर इधर से देखें, लेफ्ट वाले की तरफ से देखते हैं तो गंगा तो खुद ही,
ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। इनको ना थोड़ा मतलब ध्यान रहे तो ठीक ही है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, अगर डायरेक्ट भी नहीं आता ना तो हमें वहाँ पर हेल्प हो जाती है एलिमिनेशन मेथड में। देखो जितना भी हम इसमें फैक्ट पढ़ते हैं ना यूपी में, यूपी पीसीएस का, ये खराब नहीं जाता क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ना वहाँ पर काम आ जाता है एलिमिनेशन मेथड में। कहीं पर डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो इनडायरेक्ट तरीके से सोच लो उसको, वहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट, यहाँ पर राइट हो गया और यहाँ पर लेफ्ट हो गया, उस तरीके से ये देखना है। इसमें दिया हुआ है उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियाँ, रामगंगा, जो उत्तरी किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन होंगी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती। ठीक है, बागमती भी है, कोसी भी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दे दिया है। और दक्षिण किनारे से जो मिलेंगी नदियाँ वो कौन सी होंगी? यमुना, टोंस और सोन होंगे। अब इसमें आगे देख लेते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देती है, जैसे कि गंगा नदी जो है उनका कहाँ पर उद्गम होता है? गौमुख, गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद से होगा। उद्गम स्थान पर मुख्य धारा का जो नाम है वो क्या है? भागीरथी होगा। ठीक है, जहां से भी ये उद्गम स्थान पर मुख्य धारा जो है वहां पर इनका नाम क्या है? भागीरथी है। संयुक्त धारा कौन सी होगी इसमें? भागीरथी एवं अलकनंदा देव प्रयाग में संगम हो जाएगा। किस किस का? भागीरथी और अलकनंदा का। अब मतलब कि देव प्रयाग में हो जाता है, देव प्रयाग में संगम हो जाएगा। किसका? भागीरथी और यहाँ पर अलकनंदा का। अब यहाँ पर तटीय शहर कौन कौन से होंगे? जो गंगा के तटीय शहर हैं वो फर्रुखाबाद, कन्नौज भी है, कानपुर भी है, वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है, मिर्जापुर भी है और गाजीपुर भी है आदि। वाराणसी तो हो गया यहाँ पर, और भी इसमें शहर होंगे जो गंगा नदी के किनारे पर है। अब इसका जो विस्तार होगा वो उत्तराखंड, कहाँ कहाँ पर है इसका विस्तार? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर क्या होती है वो? गंगा जी मिल जाती हैं किसमें? पहले तो जो मेघना नदी होती है, ठीक है, मेघना नदी, मेघना के नाम से ही किसमें? बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर इसका ये विस्तार हो गया। और डेल्टा जो होगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनेगा। और जो लंबाई होगी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 1450 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जी है। जबकि इसकी पूरी जो इसकी लंबाई है वो है 25-25 किलोमीटर, और उसमें से 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अब तटीय शहर भी हमने देख लिए हैं कौन कौन से हैं। अब राप्ती नदी का देख लेते हैं। यहाँ पर इसका उद्गम कहाँ पर हो रहा है? ये नेपाल में हो रहा है। उद्गम हो रहा है नेपाल में, और यहाँ पर उद्गम नेपाल में कहाँ से हो रहा है? रुकुमकोट से, रुकुमकोट से। और प्रमुख इसकी सहायक नदी कौन होगी? रोहिणी होगी। ये याद रखना है सब जितना भी, और ये ना फैक्ट है, बस इसको बस पढ़ते जाना है, कई बार इसको रीड कर लेना। संगम कहाँ पर होगा इसका? संगम मतलब कि मिलन कहाँ पर होगा? जैसे कि घाघरा नदी से बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में हो जाएगा। घाघरा नदी से किससे होगा? जो राप्ती नदी है घाघरा नदी से होगा बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में। और जो टोंस नदी है, जो यहाँ पर टोंस नदी है, इसका उद्गम कहाँ पर होगा? उद्गम होगा ये मध्य प्रदेश से तारमाकुंड कैमूर श्रेणी। ठीक है, जो तारमाकुंड कैमूर श्रेणी है मध्य प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? टोंस नदी का। और इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी है। इसकी सहायक नदी बेलन नदी है। और इसका संगम कहाँ पर हो जाता है? ये गंगा नदी से हो जाएगा सिरसा प्रयागराज में। गंगा नदी से सिरसा प्रयागराज में टोंस नदी का क्या हो जाता है? संगम हो जाएगा। अब घाघरा नदी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? माप चाचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन होंगी? करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक होगी। सहायक नदियां किसकी? घाघरा की सहायक नदियां जो होंगी वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर? करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक। और जो इसके अन्य नाम होंगे वो क्या है? यहाँ पर घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है। और अयोध्या कहाँ पर है? सरयू नदी के किनारे पर ही है। ठीक है, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? साकेत था। अगर अयोध्या के नाम पर क्या आ जाता है? साकेत भी आ जाता है ना, प्राचीन नाम। जैसे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर उसको समझ जाना है। अब किनारे पर अवस्थित क्षेत्र कौन सा होगा? जैसे यहाँ पर बोला है अयोध्या। ठीक है, संगम गंगा नदी से छपरा, जो इसका संगम होगा गंगा नदी से हो जाएगा कहाँ पर? छपरा, बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर यमुना नदी के बारे में इसमें देख लेते हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद पश्चिमी ढाल बंदरपूंछ से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। अब वह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होगा इसका? जो ड्रेनेज होगा इसका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। इसकी जो सहायक नदियां होंगी वो कौन होंगी? चंबल होगी इटावा के पास में, बेतवा होगी हमीर के पास में, और केन क्या होगी? बांदा भोजा के पास में। देखो जो पेपर है ना, अब थोड़ा सा यूपी वालों ने भी थोड़ा टिपिकल कर दिया है, थोड़ा सा हार्ड कर दिया। पहले बहुत ईजी पेपर आता था यूपी पीसीएस का।
तो यहाँ पर संगम जो सहायक नदियाँ होंगी। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, और किसके पास मिलती है वो, ये पूछा जा सकता है। तो इटावा के पास, जो चंबल नदी है कहाँ पर, इटावा के पास, और जो बेतवा है वो हमीर के पास, और जो केन है वो बांदा भोजा के पास। अब यहाँ पर किनारे अवस्थित शहर कौन कौन से हैं, नगर कौन कौन से हैं, एक तो इटावा ही होगा, कालपी होगा, हमीरपुर होगा, कौशाम्बी होगा, आगरा होगा, वृंदावन होगा और मथुरा होगा, ठीक है, यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली भी है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे पर ही है। सारना नदी, अब शारदा नदी के बारे में देखते हैं। इसके जो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उद्गम दे दिया। देखो मेंस में भी ना इस टाइप से ही हमें क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो बीच में दे दिया, इसकी प्राकृतिक सीमा दे दी, उद्गम दे दिया, मैदान में प्रवेश हो गया, इसका प्रारंभिक नाम क्या होगा, इसका संगम क्या होगा और इसकी विशेषता क्या होगी। इसी तरीके से डायग्राम बना गए, इससे हमारा टाइम भी बचता है और जल्दी जल्दी से हो भी जाता है। और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और दिखने में भी सही लगता है। इसका उद्गम कहाँ पर होगा, जो शारदा नदी है ये कुमाऊं हिमालय मिलाम हिमनद, और मिलाम हिमनद कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसकी प्राकृतिक सीमा क्या है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य है, ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य है। और जो इसकी विशेषता है, सांप के भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है, जो बहेगी, प्रवाह हो रही है, उसकी बह रही है, ठीक है, नदी है तो यहाँ पर क्या होगी, सांप की भांति होगी, टेढ़े मेढ़े मार्ग के उससे बहेगी। संगम कहाँ पर होगा इसका, घाघरा नदी से होगा, बहराम घाट, ठीक है, बहराम घाट के निकट होगा। जो इसका प्रारंभिक नाम है ना वो क्या होगा, काली गंगा या गोरी गंगा। ये जो भी शारदा नदी है ना, शारदा नदी का जो नाम होगा काली गंगा या फिर गोरी गंगा होगा। और मैदान में प्रवेश, ठीक है, मैदान में प्रवेश कहाँ से करेंगे, ये ब्रह्मदेव स्थल के निकट से, जो ब्रह्मदेव स्थल है उसके निकट से ये प्रवेश करेगी, जो भी शारदा नदी है। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं जो झांसी जिले के प्रमुख बांध हैं, जो बांध बनाए जाते हैं ना, डैम बनाए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। जो पथराई बांध है, पथराई बांध वो कौन कौन सी नदी पर है, पथराई और सुखनाई नदी पर है। एक बार जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसको भी ना एक बार मतलब सर्च करके देख लेना चाहिए गूगल पे कि कहाँ पर कौन कौन सा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और भी जो ज़्यादा नॉलेज होती है थोड़ा सा वो। यहाँ पर झांसी जिले के बांध है, जैसे कि पथराई हो गया, पथराई और सुखनाई नदी पर। अब यहाँ पर बेतवा नदी पर पारीक्षा, जो बेतवा नदी है उस पर कौन सा बांध होगा, पारीक्षा बांध होगा। सुकमा डुकमा, जो सुकमा डुकमा बांध है वो किस पर है, बेतवा नदी पर है। या मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी, जो भी ये प्रमुख डैम होंगे और जो भी बुंदेलखंड वाला रीजन है इस पर मैप से रिलेटेड जो भी होगा। अब यहाँ पर है बेतवा नदी, बेतवा नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, वो कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक नाम है इसका क्या है, वैत्र नदी है। और यहाँ पर जो प्रमुख बांध है, इस पर जो बांध है वो कौन कौन से, राजघाट बांध है, अन्य नाम क्या है इसका, रानी लक्ष्मीबाई सागर है। जो राजघाट बांध है ना, इसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई सागर। अब केन नदी का देख लेते हैं। यहाँ पर उद्गम कैमूर पहाड़ी से होती है और उपनाम क्या है इसका, कर्णवती है। और संगम क्या है, यमुना नदी से भोजा के निकट बांदा में, ठीक है, मिल जाती है ये यमुना नदी से। जो केन नदी होगी वो यमुना नदी से मिल जाएगी, कहाँ पर, भोजा के निकट बांदा में। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है चंबल नदी का, ठीक है। और यहाँ पर यमुना नदी से इटावा जिले में क्या हो जाती है, ये मिल जाती है, संगम हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है, अवनली का अपर्दन होता है इस क्षेत्र में, बीहड़, ठीक है, बीहड़ है यहाँ पर, तो अवनली का अपर्दन होगा। और जो इसमें यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पर काली नदी होगी, सिंध होगी, पार्वती हो गई और बनास होगी। देखो इसी तरीके से लिखना होता है हमें मेंस में भी आंसर, ठीक है, इसी तरीके से। और ये फिगर जो बनाए हुए हैं, डायग्राम बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रमुख बांध है, जैसे कि गांधी सागर बांध है, और गांधी सागर बांध है इस पे, और राणा प्रताप सागर बांध है किस पे, चंबल नदी पर। ये ध्यान रखना है तीनों, गांधी, राणा, जवाहर, ठीक है, गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के उसके नाम से याद रह जाएगा, और राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, तीनों नाम किस पर है, चंबल नदी पर ये प्रमुख बांध है। अब प्रमुख बांध के बारे में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मिर्जापुर है, मिर्जापुर में जिरको बांध किस पर है, जिरको नदी पर है। अहरोरा गराई नदी पर है, ये अहरोरा जो बांध है ये मिर्जापुर में है, ठीक है, मिर्जापुर में है ये अहरोरा गराई नदी पर। और जो मेजा बांध है वो बेलन नदी पर है, अधवा नदी पर है, सिरसी बखेर नदी पर है। और यहाँ पर ललितपुर के देख लेते हैं, देखो यहाँ पर दे दिया भी है, ठीक है, यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते भी है यहाँ पर। और इसके किस तरीके से यहाँ पर जैसे मेले लगते हैं,
हाँ, नौचंदी मेला हम कहाँ पर लगता है, जैसे मेरठ में, और भी मेले के बारे में आ जाता है, और भी ये जो डांस होते हैं, संगीत होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ से आ जाता है। अब जामिनी नदी पर कौन सा बांध होगा, जामिनी होगा, और यहाँ पर गोविंद सागर सहजाद नदी पर होगा। जो गोविंद सागर है वो सहजाद नदी पर होगा। रोहिणी बांध किस पर होगा, रोहिणी नदी पर। सजनाम सजनाम नदी पर। सहजाद सहजाद नदी पर। और एक गोविंद सागर भी है जो किस पर है, सहजाद नदी पर है। राजघाट किस पर होगा, बेतवा नदी पर होगा। ठीक है, जो जो अलग अलग है ना, नदियों से अलग नाम है, उनको भी याद कर लेना है। राजघाट किस पर होगा, बेतवा नदी पर होगा। अब यहाँ पर इसमें अन्य बांध, जो अन्य प्रमुख बांध है उत्तर प्रदेश के, वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कनहर, ये सोनभद्र में कनहर नदी पर है। जो सलारपुर बांध है वो महोबा में कर दिया नदी पर है। और यहाँ पर जो चंद्रप्रभा है वो चकिया चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर है। और गढ़वा कहाँ पर है, चित्रकूट में है। गढ़वा कहाँ पर है, चित्रकूट में। जो भगवान श्री राम थे, ठीक है, चित्रकूट में उन्होंने कई साल यहाँ पर बिताए थे। और यहाँ पर मोधा, जो मोधा है वो कहाँ पर है, ये हमीरपुर में बिरमा नदी पर। ठीक है, जो मोधा है, मोधा हमीरपुर में बिरमा नदी पर है। मुसाखंड चंदौली में है, कर्मनासा नदी पर। ठीक है, कर्मनासा नदी पर कौन सा है, मुसाखंड चंदौली में। और उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदियां, जो नदी घाटी परियोजना है उसकी बात करें तो क्या है यहाँ पर, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। ठीक है, किस किस पर, उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल सीमा पर गंडक परियोजना पर वाल्मीकि नगर के निकट स्थित है। अब यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये पिपरी सोनभद्र पर। और राजघाट बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थित है ये परियोजना। ठीक है, और भी यहाँ पर गिवन है, जैसे कि रामगंगा परियोजना। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। जो रामगंगा परियोजना है वो किस पर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है। और गोकुल बैराज, ठीक है, गोकुल बैराज परियोजना मथुरा यमुना नदी पर पेय जल हेतु। जो गोकुल, ठीक है, गोकुल ये मथुरा में ही है। जो जाट विद्रोह था ना, जो मुगलों के विरुद्ध था, जाट विद्रोह है, ये उसी से ही था। जो जाट विद्रोह को शुरू किया था वो गोकुल ही थे। ठीक है, गोकुल यहाँ पर क्या है, मथुरा में ही। और ठीक है, मथुरा यमुना नदी पर पेयजल, इसलिए यहाँ पर गोकुल बैराज परियोजना नाम रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे से ये सब चीजें लिंक है। उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं क्या है, उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं देखो, कुल संस्थापित क्षमता कितनी है यहाँ पर है 31,521.35 मेगावाट है। और जो जल विद्युत है वो कितनी है, यहाँ पर 501.60 मेगावाट है, जो जल विद्युत से की जा रही है। ठीक है, ये कुल कितनी थी यहाँ पर, 31,521.35 मेगावाट है जो कुल की जा रही है। और जल विद्युत से कितनी है, 501.60। ठीक है, 501 के करीब करीब ध्यान रखना है, इतने मेगावाट है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तो ये सभी क्या होती है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जो मतलब उसके सोर्स खत्म ना हो, उससे बार बार एनर्जी हम प्राप्त करते रहें। तो उससे कितनी है, 5011.61 मेगावाट है। ये 31 दिसंबर 2023 के ही आंकड़े हैं। ठीक है, ये ना नए आंकड़े हैं, ये नए आंकड़े हैं, तो इनको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पुराने आंकड़े थे वो तो काम नहीं आएंगे। अब नए आंकड़े आ गए। ये 31 दिसंबर 2023, तो मतलब कि 2024 का ही आंकड़े हैं ये। तो परमाणु ऊर्जा से, जो परमाणु ऊर्जा होती है वो कितनी मेगावाट प्राप्त की जा रही है, 440 मेगावाट है। और जो तापीय ऊर्जा है उससे कितनी, यहाँ पर 25,568। अब इसका सिक्वेंस भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसकी है, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। देखो फर्स्ट नंबर पे ना तापीय ऊर्जा ही है। ठीक है, 25,000 है, 25,000। फिर दूसरे पर कौन सी है, नवीकरणीय ऊर्जा है दूसरे पर। और तीसरे पर कौन सी है, यहाँ पर जल विद्युत है। ठीक है, जल विद्युत से 440 क्या है, सबसे कम है, तो चौथे नंबर पर ये आ जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत क्षमता है ये। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 के ये आंकड़े हैं, तो इसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में भी याद रखना है। बस ये तैयार करते चलना है कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है तो इस तरीके से हो जाएगा, वहां पर गलत नहीं होगा। ताप विद्युत संयंत्र जो निर्माणाधीन सहित है। ठीक है, जो ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि पारीक्षा वो कहाँ पर, झांसी में, पनकी कानपुर में, जवाहरपुर कहाँ पर, एटा में, ओबरा कहाँ पर है, सोनभद्र में, हरदुआगंज कहाँ पर है, अलीगढ़ में। ठीक है, हरदुआगंज कहाँ पर है, ये अलीगढ़ में है। अनपरा, ठीक है, अनपरा कहाँ पर है, सोनभद्र में है। ये ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, ताप से जो विद्युत प्राप्त की जाती है वही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र क्या है, जैसे कि सिंगरौली है वो सोनभद्र में। जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है एनटीपीसी द्वारा संयंत्र लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, और टांडा अम्बेडकर नगर में, ऊंचाहार रायबरेली में, औरैया रिहंद सोनभद्र में। और यह गैस आधारित दादरी गैस एवं कोयला
आधारित तथा शेष कोयला आधारित है। यहाँ पर बताया हुआ है जो ओरेया है ना वो तो गैस आधारित है। ठीक है, ओरेया क्या है, गैस आधारित है। और जो दादरी गैस एवं कोयला आधारित है। दादरी में गैस भी है और कोयला दोनों पर आधारित है, जबकि ओरेया क्या था, गैस आधारित था। और यहाँ पर जो शेष है वो यहाँ पर ओरेया और दादरी के अलावा जो बाकी के बच गए हैं वो क्या है, कोयला पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ पर ओरेया तो किस पर आधारित था, गैस पर आधारित है। ओरेया गैस पर आधारित है। ठीक है, गैस पर। और यहाँ पर दादरी जो है वो गैस और कोयला, मैं दोनों को हटा दो और बाकी के किस पे हो जाएंगे, यहाँ पर ये कोयले पर आधारित हो जाएंगे। इसके और अन्य महत्वपूर्ण दिए हुए हैं तथ्य, वो क्या है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थापित कहाँ पर है। जो एकमात्र परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र, ताप नहीं परमाणु, वो कहाँ पर है, नरोरा बुलंदशहर में है, एकमात्र है ये। मेजा ताप विद्युत संयंत्र एक संयुक्त परियोजना है। जो मेजा ताप विद्युत संयंत्र है वो क्या है, एक संयुक्त परियोजना है। कहाँ, किस किस की, एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की। कौन सी, मेजा ताप विद्युत संयंत्र, एक तो उत्तर प्रदेश और एनटीपीसी की। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र ये रूस के सहयोग से है 1967 में। ठीक है, जो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ है वो रूस के सहयोग से 1967 में। और रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति होती है किससे, रिहंद परियोजना से होगी। हाँ, इसमें अब यहाँ पर देख लेते हैं वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। वन और प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हैं। उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया तथा अब उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% क्षेत्र पर ही 2021 की जो उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट है, ठीक है, वो कितनी थी, यहाँ पर कितने, 6.15% पर ही वनावरण रह गया है। और जो वृक्षावरण है वो 3.08 पर को मिलाकर कितना हो जाता है, 9.23 तक पहुंच जाता है। वृक्षावरण तो कितना है, 3.08 है। वनावरण कितने पर है, 6.15% पर है। ठीक है, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 15% तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, यहाँ पर ये गिवन है, और यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत में 6.15% दे दिया है। अति सघन वन कितने, 1.09% है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। मध्यम सघन वन कितने, 1.67% है। खुले वन कितने हैं, 3.39% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। अब यहाँ पर देखें वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, 1% क्षेत्रफल वाले जिले। ठीक है, ये ना धुंधली हो गई थी, ये पहली वाली PDF है, अब जो आगे से बनाऊंगी एकदम क्लियर बनाऊंगी। वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले जो अधिकतम होंगे, ठीक है, जैसे सोनभद्र हो गया और चंदौली और चित्रकूट हो गया। न्यूनतम किस किस पर होगा, जो यहाँ पर क्या है, ये घटता हुआ क्रम है, भदोही, मैनपुरी और देवरिया। और झाड़ियाँ कितने क्षेत्रफल पर है, 563.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्र का कितना है, यहाँ पर 0.23% है। वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं यहाँ पर, जैसे अधिकतम दे दिया वन क्षेत्रफल वाले, ये 1% के अकॉर्डिंग था, और ये क्षेत्रफल वाले। अब वहाँ पर अलग अलग देख लेना है, प्रतिशत के आधार पर अलग होता है और वन क्षेत्रफल के आधार पर अलग होता है। अधिकतम क्या होगा, जो ये तो बढ़ता हुआ है, जैसे कि सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर। न्यूनतम किस किस पर होगा, वन क्षेत्रफल जो होगा भदोही, मऊ और मैनपुरी। ठीक है, ये न्यूनतम वाला है। अब इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के वन मिलते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव के बारे में देखते हैं, जो भी जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्य जीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, पक्षी विहारों का सघन करना है। ठीक है, यहाँ पर बस इसकी ये ध्यान रखना है कि स्थापना कब की गई थी और बाकी का नहीं, ये तो यहाँ पर उनका प्रबंधन तो करना ही है। ठीक है, तो वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक 2021 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, प्रदेश में क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, और 11 वन्यजीव विहार तथा 15 पक्षी विहार हैं। ठीक है, 2021 के अनुसार ये ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रदेश में एक क्या राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, दुधवा। प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है, दुधवा, और 11 क्या है, वन्य विहार। 11 है यहाँ पर वन्य विहार, और 15 क्या है यहाँ पर पक्षी विहार है, 11 वन्य जीव विहार है।
उत्तर प्रदेश वन महोत्सव के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये, प्रारंभ कब किया गया था, जुलाई 1952 में। और वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष, जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है प्रतिवर्ष, जो जुलाई का प्रथम सप्ताह होगा ना, 1 से 7 दे दिया है, उसमें मनाया जाता है इसको। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या होगा, वन का अर्थ जल है, ठीक है, वन का अर्थ जल है, वन का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो बाघ अभ्यारण्य हैं, क्या है यहाँ पर, देखो दुधवा, पीलीभीत इसके जो अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये दुधवा के अंतर्गत। अब इसमें आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चिड़ियाघर हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर, गोरखपुर में, ये कानपुर प्राणी उद्यान, ठीक है, कानपुर में भी है कानपुर प्राणी उद्यान के नाम से। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ क्या हैं, उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ, जैसे कि प्रथम वन नीति कब, 1952 में, द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में। और वर्तमान स्थिति क्या है, राज्य वन नीति 2017 लागू, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर, जो 2017 में आई थी वो किसके स्थान पर आई थी, 1998 के स्थान पर आई थी राज्य वन नीति, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में हुई थी। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण जो कार्य और योजनाएं चलाई गई हैं वो क्या क्या है। सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, जो सामाजिक वानिकी योजना है उसका प्रारंभ हुआ था 1979 में, ठीक है, 1979 में हुआ था, 1979 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, वर्ष 1989 से 90 में हुआ था। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, वर्ष 2004 से 2005 के बीच में हुआ था, ठीक है। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था 2004 से 2005। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 2005 से 2006 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर है बांस रोपण एवं वन सुधार योजना, ये वर्ष 2007 से 8 प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में शुरू की गई थी, ठीक है। सुधार योजना है ये, बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8। और जो वृक्षारोपण विस्तार योजना है वो क्या है, 2007-8 है। वृक्षा बंधु पुरस्कार योजना क्या है, 2007 से 8 है। तो यहाँ पर ना इसका ये इतना ही था इस पीडीएफ में, ये हो गया यहाँ पर। और जो ये बुक है ना, जो यूपी स्पेशल की घटना चक्र की दृष्टि की ये 2024 के लिए, इसमें बस 100 पेजेस हैं, ज़्यादा पेजेस नहीं है, जल्दी हो जाएगी ये, ठीक है। और इसमें यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं,